अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वाइड एग्रीमेंट्स जो कि हमने पहले स्टार्ट किया था। जो चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट से वाइड एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहे हैं सेक्शन 24 टू 30C। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सेक्शन 26, 27 एंड 28 जो कि बताता है कि वाइड एग्रीमेंट्स हो जाएंगे अगर इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है और ट्रेड और इन लीगल प्रोसीडिंग्स। कि हमने सेक्शन 10 में डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कि ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट दैट आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी कि वो अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे जो वॉइड डिक्लेयर ना किए गए हों लॉ की तरफ से। ठीक है, उनमें है फॉर एग्जांपल इट कुड बी वॉइड अप इनिशियो, एन एग्रीमेंट टू डू एन लीगल एक्ट इज़ वॉइड अप इनिशियो दैट इट इज़ वॉइड फ्रॉम द मोमेंट इट वॉज फर्स्ट मेड। इनमें कौन कौन से हो सकते हैं जो लॉ ने ही वॉइड किए हैं? कोई ऐसा एग्रीमेंट भी हो सकता है जो वॉइड अब इनिशियो हो, यानी कि उसमें जो उसका पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का या उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ही इलीगल हो, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट या जो एग्रीमेंट है वो ही वॉइड अप इनिशियो होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था कि एक एसेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कि वो फॉरबिडन बाय लॉ ना होना चाहिए। सेकेंडली है इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, यानी कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट पर के अगेंस्ट में आ रहा हो, या फिर जो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं जो मोरली एक ड्यूटी होती है सबकी, क्या मोरली एक प्रिंसिपल्स होते हैं कि उस पर ही चलना है या उसके अगेंस्ट नहीं जाना, अगर इस तरह कोई एक अग्रीमेंट कर लिया जाए तो वो भी वॉइड होगा। थर्डली इट बिकम्स सब्सिक्वेंटली वॉइड बिकॉज ऑफ एन एज चेंज इन द लॉ। हाँ, कोई ऐसा अग्रीमेंट हो रहा हो जो बना जो पहले जब बना था तब वो वैलिड था, लेकिन कुछ लॉ में ऐसी चेंजिंग आई जिसकी वजह से वॉइड हो गया, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुआ जिसकी वजह से वॉइड हो गया। फोर्थली है इट हैज़ ऑलरेडी बीन फुली परफॉर्म्ड। जाहिर सी बात है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है तो वो भी ख़त्म हो जाता है, यानी वॉइड ही कहलाएगा एक तरह से। Some agreements are just harmful to society. They are against public policy. Some such agreements are agreements in restraint of marriage, trade or legal proceedings. कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं सोसाइटी के लिए ही और पब्लिक एट लार्ज में के लिए भी, जिनमें आ जाता है कि अगर किसी को शादी करने से रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाए कि आप शादी नहीं करोगे, ये कहकर एग्रीमेंट किया जाए, और ये एक तरह से जो एक राइट है एक इंसान का, राइट टू लाइफ और राइट टू डू एनीथिंग इन देयर लाइफ, इनकी एक हर इंसान की एक राइट है, अगर इसको इन्फ्रिंज करके कोई एग्रीमेंट किया जा रहा हो तो वो भी वॉइड होगा। या फिर एक बंदे का राइट है कि वो ट्रेड भी कर सकता है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है राइट टू ट्रेड और लीगल प्रोफेशन, कि उसका जो भी दिल चाहे एक बंदे का कि वो लीगली कोई भी प्रोफेशन कोई भी बिज़नेस खोल सकता है कहीं भी किसी भी जगह। अगर इसको मना किया जाए और इसमें एग्रीमेंट किया जाए कि आप ट्रेडिंग नहीं करोगे या बिज़नेस नहीं करोगे तो वो भी एग्रीमेंट वॉइड होगा। या लीगल प्रोसीडिंग से रोका जाए, मतलब एग्रीमेंट में ही पार्टीज ये तय कर लें, लिख दें कि आप कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करोगे, तो ये भी एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे जो कि 26, 27 और 28 में बताए गए हैं। सो लेट अस डिस्कस दैम इन डिटेल। इसमें सबसे पहले सेक्शन 26 बताता है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ऐसा एग्रीमेंट किया जाए जो सामने वाले बंदे को कहा जाए कि आप शादी नहीं करोगे, ठीक है, या फिर उसे कुछ उसके बदले में कंसिडरेशन दी जा रही हो, तो वो अग्रीमेंट्स वॉइड होंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एक्सेप्ट दैट ऑफ अ माइनर आर वॉइड। इसमें एक एक्सेप्शन है, लेकिन इस सेक्शन 26 में एक तो ये एक्सेप्शन है मेन यही कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा हो किसी माइनर की शादी ना करवाने से तो वो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है माइनर की अगर मैरिज का जो मैरिज एक्ट है या फिर एक जनरल रूल है कि 18 ईयर्स जो है उसकी होगी, वो मेजर एज में आएगा तो शादी कर सकता है। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा हो जैसे माइनर को कहा जा रहा हो या माइनर के लिए बात की जा रही हो कि आपने किसी मेजर से ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, जाहिर है अगर किसी मेजर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो और ये कहा जा रहा हो कि आपने बच्चे की शादी मत कराएं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो जो कि माइनर एज का हो, तो वो वॉइड नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि माइनर वैसे भी शादी मेजर एज में आके करेगा, ये लॉ ही कहता है। इसलिए इसमें यह एक्सेप्शन है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ माइनर एज वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड ही होगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, जैसे कि अ पर्सन सूजन अग्री विद जॉन, एक लड़की सूजन जो है वो उस जॉन से अग्री करती है इन टर्न फॉर सम कंसिडरेशन दैट शी विल नॉट मैरी अ सर्टेन पर्सन मार्क, के
वो मार्क से शादी नहीं करेगी, उसके बदले में उसे कुछ कंसिडरेशन भी मिल रही है, तो ये अग्रीमेंट भी वॉइड होगा क्योंकि ये इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है। ठीक है। सेकेंडली, आयशा's father promises to person Ali that he won't marry his daughter Aisha to anyone else but he, if only he would pay a sum of rupees 20,000 per month until their wedding date. This is a void agreement. आयशा के एक फादर एक अली नामी लड़के से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी बेटी की किसी और से शादी नहीं कराएंगे, लेकिन तुम्हें जब तक शादी की डेट है उस तब तक हर महीने मुझे 20,000 रुपये देने हैं। तो इस तरह का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये भी वॉइड हुआ है, ये भी एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि इससे भी ये रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, उन्होंने उससे इसलिए कंसिडरेशन ले रहे हैं कि मैं किसी और से शादी नहीं कराऊंगा सिर्फ तुम्हारे अलावा, अगर तुम मुझे हर मंथ ये 20,000 रुपीज़ दोगे। ये भी रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में आ रहा है कि अगर एक उनकी बेटी जो आयशा है वो मेजर एज की है और शादी कर सकती है अपनी मर्ज़ी से किसी और से भी, लेकिन उसके फादर अगर ऐसे कर रहे हैं कि किसी एक बंदे से ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं किसी और से नहीं करूँगा शादी, तुमसे ही करवाऊँगा, लेकिन तुम्हें मुझे इतना इतना पैसे देने, मतलब इतनी कंसिडरेशन देनी है हर मंथ, तो ये भी इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हुआ, अग्रीमेंट वॉइड हुआ। सेकंड है इन अग्रीमेंट्स इन स्टेट ऑफ ट्रेड, जो कि सेक्शन 27 बताता है कि every agreement by which anyone is restricted from exercising a lawful profession or a lawful trade or a lawful business of any kind is to that extent void। यानी कि ऐसा अग्रीमेंट किया जा रहा हो जिसमें एक दूसरी पार्टी को रोका जाए कि आप कोई भी लॉफुल ट्रेडिंग या लॉफुल बिजनेस या लॉफुल प्रोफेशन नहीं कर सकते, तो वो भी वॉइड होगा, क्योंकि राइट टू ट्रेड और प्रोफेशन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 के फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, या कोई भी बंदा उसके पास उसका पूरा राइट है कि वो लॉफुल प्रोफेशन और एनी ट्रेडिंग और ऑक्यूपेशन कर सकता है जो वो चाहे, लेकिन लॉफुल हो, उसको बिल्कुल आज़ादी है। लेकिन अगर इसी को इन्फ्रिंज करके आप अग्रीमेंट करें तो वो वॉइड ही होगा ऑब्वियसली। Therefore, any agreement stopping a person from trading in the manner he likes or whatever he likes on an agreement with other party in which the other party benefits from him stopping his trade or profession will be called an agreement in restraint of trade। इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में ये भी आ जाएगा कि अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी को इस वजह से रोक रही है कि आप ये बिज़नेस नहीं करो क्योंकि उससे कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, जाहिर है, तो ये भी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आएगा। लेकिन इस सेक्शन में, सेक्शन 27 में दो एक्सेप्शंस दी गई हैं। इसमें एक तो ये है कि सेविंग ऑफ अग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज़ सॉल्ड, और सेकेंडली जो है उसको इसमें से रिपील कर दिया गया है जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड थी। सो लेट अस डिस्कस दैम। पहली है एक्सेप्शन टू स्टेट ऑफ ट्रेड में कि अगर कोई गुडविल ही सेल कर दी गई हो, यानी कि किसी का एक बिज़नेस है, उसने अपना बिज़नेस सेल किया और उसके साथ साथ उसकी गुडविल भी सेल की है। तो पहले हम देख लेते हैं गुडविल होती क्या है। तो गुडविल जो है वो किसी भी कंपनी का इंटेंजिबल एसेट होता है। एसेट से मुराद कोई ऐसा एसेट जिसे हम टच ना कर सकते हो, मतलब कि फ़िज़िकल में ना हो, लेकिन वो इतनी अहमियत रखता है कि वो किसी कंपनी का एसेट है और उससे भी बेचा जा सकता है। गुडविल जो होती है बेसिकली किसी इंसान की या किसी फर्म की, किसी कंपनी की, किसी जगह, किसी चीज़ की एक रेपुटेशन होती है, एक स्टेटस होता है जिसकी वजह से उसकी एक अलग पहचान होती है और उसे जाना जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई अपना बिज़नेस सेल कर रहा है और उसके साथ साथ उसका जो नाम है उस कंपनी का, अपने जो बिज़नेस का नाम है, उसकी जो रेपुटेशन है वो भी साथ ही सेल कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी अलग पहचान थी, वो भी अगर उसे साथ सेल कर रहा है तो वो अग्रीमेंट करता है जिसको उसने सेल किया, यानी कि जो बायर है वो ये अग्रीमेंट में बात करता है कि आपने मुझे अपनी गुडविल और अपने बिज़नेस के नाम के साथ अपनी एक चीज़ बेची, अपना बिज़नेस बेचा है, तो आपको अब आप इस पर्टिकुलर जो लोकेलिटी है इसमें ये सेम बिज़नेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जो बायर्स हैं, जो भी न्यू कस्टमर्स बायर्स वगैरह होंगे वो इस बिज़नेस को जानते हैं इसके नाम से। अगर आप मुझे ये सेल करने के बाद सेम नाम से आप बिज़नेस अपना भी खोल लो तो सारे लोग आपके पास ही जाएंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि उसकी एक अलग गुडविल बनी हुई है। लेकिन अगर आप मुझे गुडविल समेत भेज रहे हो तो वो एक ही होगी, एक जगह पर एक
अगर पर्टिकुलर कोई लोकेलिटी है तो एक ही जगह पर वो बिज़नेस वगैरह ज़ाहिर है एक होगा तो सारे कस्टमर्स उधर आएंगे। लेकिन अगर एक सेलर उसे सेल करने के बाद अपना सेम वही बिज़नेस खोल ले अगर उसी नाम से उसी गुडविल के साथ, तो सारे कस्टमर्स उधर आएंगे। इस तरह का अगर कोई अग्रीमेंट हो रहा है जिसमें वो सेलर जो है वो बायर को ये अपना बिज़नेस गुडविल समेत सेल कर रहा है और बायर साथ ही कंडीशन लिख रहा है कि आप ये सेम बिज़नेस सेम लोकेलिटी पर नहीं चलाना या आप नहीं करना, तो इस तरह का अग्रीमेंट अगर इन स्टेट ऑफ ट्रेड है तो वो वॉइड नहीं कहलाएगा। इसकी पहली एक्सेप्शन ये है। सेकंड एक्सेप्शन इसमें से रिपील कर दी गई है सेक्शन 27 में, जो कि थी पार्टनरशिप एक्ट से। ठीक है, तो जब भी अगर कभी किसी कंपनी की गुडविल सेल होती है, ठीक है, मतलब एक कंपनी को जब सेल किया गया है उसके साथ साथ उसकी गुडविल भी सेल की गई है, तो बायर के कुछ राइट्स होते हैं। पहला राइट ये है कि ही या शी कैन यूज़ द फर्म्स नेम। ज़ाहिर गुडविल उसे सेल की गई है तो वो उस फर्म का नेम भी यूज़ कर सकता है, और ही शी कैन रिप्रेजेंट द फर्म। ठीक है, वो मतलब सबको बता सकता है कि आई हैव बॉट दैट फर्म, तो मैं ही इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं ही इसका मालिक हुआ। ठीक है, ही शी कैन रिस्ट्रेन द सेलर ऑफ द गुडविल फ्रॉम बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द प्रीवियस कस्टमर्स ऑफ द फर्म। और उसके पास ये भी राइट होता है कि जिससे उसने वो फर्म ख़रीदा है उस सेलर को वो रिस्ट्रेन कर दे। ठीक है, कि आप वो सेम बिज़नेस नहीं करोगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रीवियस जो उसके कस्टमर्स होंगे वो उसके पास ही जाएंगे फिर। आफ्टर सेल ऑफ गुडविल द सेलर कंटिन्यूज टू एंजॉय द राइट टू कैरी आउट अ कंपनी competing business, but in case it is agreed upon through a contract that the seller will not enter into any such agreement, such right extinguished। अगर किसी गुडविल की सेल के बाद सेलर जो है उसके पास मुकम्मल राइट्स है कि वो बिज़नेस करे, लेकिन अगर ये बात अग्रीमेंट में लिख दी गई है, जो बायर ने कह दिया है कि आप सेम जो है वो नेम रिप्रेजेंट नहीं करोगे या आप इस फर्म को और ज़्यादा कोई भी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं करोगे, तो उसके जो ये राइट्स हैं वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं। कंडीशंस दैट मेक रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड। देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट मेक अ रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड ड्यूरिंग अ सेल ऑफ गुडविल वैलिड। दिस आर, अच्छा, जब गुडविल सेल होती है तो सेलर के पास कुछ उसके कंडीशंस होती हैं कि वो ये काम नहीं करेगा। पहला उसमें ये, सेलर कैन बी रिस्ट्रेंट ओनली फ्रॉम कैरिंग आउट अ सिमिलर बिजनेस, यानी कि बायर जो है वो उसको कंडीशन में ये लिख सकता है कि आप ये सेम सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे, ज़ाहिर है क्योंकि उसने गुडविल सोल्ड की है। सेकेंडली कि द रिस्ट्रेंट कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्टेन लोकल लिमिट्स, कि वो एक जगह का कह सकता है, ये नहीं कह सकता कि आप ये सेम बिज़नेस पूरे मुल्क में ना करो या पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं कर सकता है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी का कह सकता है। सेकेंडली वो एक रीज़नेबल होना चाहिए, ज़ाहिर है जो उसे अगर वो मना करे तो रीज़नेबल होना चाहिए। वही बात कि वो ये कह सकता है कि अगर उसका जो बिज़नेस की जो गुडविल है वो एक प्रोविंस में ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो वो ये कह सकता है कि आप इस प्रोविंस में नहीं चलाओगे। ये नहीं कह सकते कि आप पूरी कंट्री में कहीं भी कभी भी ज़िंदगी में आप वापस इसको नहीं चला सकते हैं, इस पर बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली इसी सेक्शन में सेक्शन 27 में एक एक्सेप्शन थी जो कि पार्टनरशिप एक्ट में रिपील कर दी गई है, जो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाए जिसमें ये बात हो कि हम जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं सारे वो ये एग्रीमेंट कर लें कि हम ये सेम बिज़नेस कोई भी अलहदा से पर्सनली तौर पर नहीं करेगा, तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है वो भी वॉइड नहीं होगा। सेकेंडली अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट वो कर लें कि एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स नॉट टू इंगेज इन अ सिमिलर बिजनेस एज दैट ऑफ द सेट फर्म विद स्पेसिफाइड टेरिटोरियल एंड टाइम लिमिट्स, यही कि वो ये सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, पहला तो यही है। और सेकेंडली ये कि अगर वो डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं फर्म को तो द पार्टनर्स में कम टू एन एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ कैरिंग आउट अ सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड टेरिटोरियल एंड टाइम लिमिट्स सो लॉन्ग एज द रिस्ट्रेंट इज रीजनेबल। या फिर वो ये भी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि अगर वो किसी फर्म को डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं तो ये एग्रीमेंट कर लें कि हम ये सेम बिज़नेस नहीं चलाएंगे किसी भी स्पेसिफाइड टेरिटोरियल में। तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है तो वो भी वॉइड नहीं होगा। तीसरा है इसमें अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि ऐसा अग्रीमेंट किया जा रहा हो जिसमें सामने वाली पार्टी को लीगल प्रोसीडिंग्स करने से मना किया जा रहा हो, तो वो अग्रीमेंट भी वॉइड होगा, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स करना हर किसी का हक है, हर इंसान का हक है कि वो अपने जो राइट्स हैं अगर उन्हें कोई इन्फ्रिंज कर रहा है तो वो लीगल प्रोसीडिंग्स में जाए। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट में यही बात कह दे कि आप अपने अगर आपका राइट इन्फ्रिंज हो या आपका जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं या एग्रीमेंट जो कर रहे हैं वो अगर मैं ब्रीच कर दूं तो आप इस
अग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते, यानी कि आप सू नहीं कर सकते या लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं जा सकते, तो इस तरह का अग्रीमेंट होगा वो वॉइड कहलाएगा। ये सेक्शन 28 कहता है agreements and restraint of legal proceedings. Every agreement by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his right under or in respect of any contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals, or which limits the time within which he may thus enforce his rights, is void at that extent. यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को एब्सोल्युटली जो उसके राइट्स हैं उन्हें इन्फोर्स करने से रोक रही हो, ठीक है। और सेकेंडली या ये कह रही हो कि जैसे मिसाल के तौर पे लिमिटेशन एक्ट में है कि 3 साल के अंदर अंदर अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है तो आप वो इन्फोर्स करवा सकते हो, लेकिन एक पार्टी अग्रीमेंट में ये बात लिख दे कि अगर कोई भी ब्रीच करेगा या किसी भी तरह की कोई भी ब्रीचिंग होगी कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप सिर्फ 1 साल के बाद ही उसे सू कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अगर कोई पार्टी ये लिख देती है एग्रीमेंट में, तो यानी कि जो लिमिटेशन एक्ट में 3 साल लिखे हुए हैं उसे वो कम करके सिर्फ 1 साल बता लो उसमें कि आप 1 साल के बाद ही ब्रीच, अगर कोई भी भले ब्रीच उससे पहले भी कर ले, लेकिन आप जो है वो सू 1 साल के बाद ही कर सकते हो। इस तरह की कोई बात लिखी जा रही है तो वो भी एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा, ये कहा गया है, ठीक है। सेकेंडली है, इसमें इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस भी दी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा if they render it invalid by agreement for a party to approach a relevant court or tribunal if the party's right have been violated। यानी कि कोई पार्टी अग्रीमेंट में ही लिख दे कि आप इस कोर्ट में नहीं जा सकते या उस कोर्ट में नहीं जा सकते, अगर कोई एग्रीमेंट हो तो इस तरह का जो एग्रीमेंट होगा वो भी वॉइड होगा। सेकेंडली है लिमिट इन द टाइम विद इन विच द अग्रीड पार्टी कैन अप्रोच सच अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। जो मैंने अभी बताया है कि वो अगर लिमिटाइज़ कर दे, कि वैसे तो लिमिटेशन एक्ट में 3 इयर्स लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ब्रीचिंग होगी आप 3 साल के अंदर अंदर उसे इन्फोर्स करवा सकते हो, लेकिन अगर वो लिख दे कि आप अगर हम ब्रीच में करूँ भी या कोई भी हम में से कोई पार्टी ब्रीच करे, लेकिन हम सिर्फ 2 साल बाद ही कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, मतलब उस बात को उठा सकते हैं, इस तरह की कोई लिमिटाइज़ कर दे तो ये भी वॉइड ही होगा। तीसरा है मेगा पार्टी इम्यून फ्रॉम लाइबिलिटी बाय एग्रीमेंट, यानी कि उसे इम्यून ही कर दे कि अगर कोई भी किसी भी किस्म की ब्रीच होगी तो हम लीगल प्रोसीडिंग्स ही नहीं करेंगे, कोई भी किसी भी तरह की करेगा, तो ये भी वॉइड होगा। और इस सेक्शन 28 में अग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में 2 एक्सेप्शंस भी हैं। उसमें पहले यही है कि अगर अग्रीमेंट में ये लिखा जाए, दोनों पार्टीज इस बात पे अग्री करें कि हम अगर कोई भी डिस्प्यूट राइज होता है तो उसको आर्बिट्रेशन काउंसिल में लेके जाएंगे, आर्बिट्रेशन सेंटर में लेके जाएंगे, कोर्ट्स में नहीं लेके जाएंगे, तो वो अग्रीमेंट वैलिड होगा। या वो ये कहें कि हम कोई भी अगर हमारे पास कोई भी डिस्प्यूट राइज होगा फ्यूचर में, तो हम उसे आर्बिट्रेशन सेंटर में लेके जाएंगे, जो कि ऑलरेडी एज इन क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो पास्ट में हो चुके हैं या हमारे पास प्रेजेंट में कोई भी क्वेश्चन राइज होंगे या कोई भी डिस्प्यूट राइज होगा, तो वो आर्बिट्रेशन सेंटर से हम रुजू करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। इस तरह का भी अगर वो कोई अग्रीमेंट करे तो वो वॉइड नहीं होगा। ये थी 2 एक्सेप्शंस एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स की, जो कि सेक्शन 28 में बताई गई हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 29 एंड 30 को डिटेल में, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। चैप्टर 2 जो है, जो बात करता है वॉइडेबल अग्रीमेंट्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट्स का। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।